नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो हम 12वीं कक्षा के बिहार बोर्ड के जो हमारे छात्र हैं उनके लिए लगातार ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की महत्वपूर्ण श्रृंखला लेकर आ रहे हैं। कुछ दिनों के बाद आपकी परीक्षा है तो आप सभी प्रश्नों को ध्यान से देखेंगे और जो प्रश्न आपके गलत होंगे उसके नोट्स और जिस अध्याय के आपके प्रश्न गलत होंगे उसको आप ठीक तरीके से तैयार करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 70 प्रश्न हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं। हम 71वें प्रश्न से बढ़े हैं। इससे पहले सारे प्रश्न आपको देख लें प्ले लिस्ट में जाकर, ठीक है। तो चलिए पहला प्रश्न देखिए क्या है। जो पहला प्रश्न है कि हिंदी का समन्वयवादी कवि किसे कहते हैं। हिंदी का जो है समन्वयवादी कवि कौन है। विकल्प देखिए, मलिक मोहम्मद जायसी, वात्सल्य सम्राट सूरदास, बालकृष्ण भट्ट और तुलसीदास। तो हिंदी में जो समन्वयवादी कवि हैं वो कौन है। जी हाँ, विकल्प डी तुलसीदास। आप याद रखेंगे तुलसीदास को जातीय कवि भी कहते हैं। अगर विकल्प आएगा कि जातीय कवि किसको बोलते हैं तो तुलसीदास, समन्वयवादी कवि भी तुलसीदास है। बालकृष्ण भट्ट को आप जानते हैं हिंदी का एडिशन बोला जाता है। सूरदास को वात्सल्य सम्राट बोला जाता है और हिंदी साहित्य का सूर्य बोला जाता है। और जायसी को आप जानते हैं प्रेम के पीर के कवि हैं। जायसी जो हैं प्रेम के पीर के कवि कहे जाते हैं जायसी। सूरदास को हिंदी साहित्य का सूर्य कहा जाता है और बालकृष्ण भट्ट को हिंदी साहित्य का एडिशन कहा जाता है। और एडिशन किसने कहा। एडिशन कहा रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का एडिशन कहा। सारी बातें परीक्षोपयोगी हैं, आप ठीक से इसका रिवीजन करिए। तो व्याख्या देखिए, व्याख्या में जो पॉइंट है उस सब आपको याद रखना है। प्रश्न से ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। अगला देखिए प्रश्न है स्थायी निवास। क्या पूछा गया है, तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है। देखिए यहां फोकस करेंगे, स्थायी निवास पूछा गया है। बहुत बच्चे जन्म स्थान और स्थायी निवास में प्रश्न गलत करके आते हैं। तो क्या कहा गया है, तुलसीदास का स्थायी निवास कहाँ है। विकल्प दिया गया है अयोध्या, काशी, सीतापुर और रामपुर। तो आपको पता है तुलसीदास ने 15 वर्ष काशी में अध्ययन किया था तो इनका स्थायी निवास था काशी। लेकिन अगर इनका निवास स्थान पूछा जाता है तो आपको याद है बांदा, राजापुर, उत्तर प्रदेश। ये इनका बांदा, राजापुर, उत्तर प्रदेश जन्म स्थान, काशी निवास स्थान या स्थायी निवास, दोनों पूछे जा सकते हैं प्रश्न। तुलसीदास के बारे में आप जानते हैं कि 1543 में जन्म हुआ और 1623 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। दोनों याद रखिएगा, इनको जातीय कवि और समन्वयवादी कवि कहा जाता है। भक्ति काल के कवि हैं। और जन्म स्थान भी याद रखिएगा बांदा, राजापुर, उत्तर प्रदेश। और स्थायी निवास भी याद रखिएगा काशी। और काशी में कितने वर्ष रहे, 15 वर्ष। दोनों बातें परीक्षा में पूछी गई है। और इसके साथ साथ देखिए मुगल बादशाह अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तो पूछेगा किसके समकालीन थे, अकबर के समकालीन थे तुलसीदास। तो अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं और 73वां प्रश्न आपको बताना है कि हनुमान बाहुक रचना कितने छंदों की है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हनुमान बाहुक जो रचना है वो किसकी है, वो तुलसीदास की रचना है। अब विकल्प देखेंगे कितने छंद हैं इसमें, 44, 45, 46 और 47। तो हनुमान बाहुक में जो है 44 यानी 44 छंद हैं। इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। 74वें प्रश्न में आ गए हैं और विनय पत्रिका की भाषा पूछी गई है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि विनय पत्रिका किसकी रचना है, तुलसीदास की। तुलसीदास की दो महत्वपूर्ण रचनाएं, विनय पत्रिका और रामचरितमानस। तो रामचरितमानस की भाषा है अवधी और उसमें 7 कांड हैं। वहीं विनय पत्रिका की जो भाषा है वो क्या है बताइए, ए अवधी, बी भोजपुरी, सी अंतर्वेदी या ब्रज भाषा और डी मैथिली। तो इसका विकल्प हो जाएगा सी, यानी विनय पत्रिका की भाषा है ब्रज। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 75वां प्रश्न है कि मीरा ने अपना प्रियतम किसको माना। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरों ना कोई, यह पंक्ति आपने सुनी होगी। तो आप देखिए विकल्प राम, कृष्ण, शिव और बलराम। तो मीरा ने जो अपना प्रियतम माना वो किसको माना, कृष्ण को माना।
अगला प्रश्न और महत्वपूर्ण प्रश्न, वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन है? वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि कौन है? विकल्प दिए गए हैं कबीर, तुलसी, सूर और जायसी। तो वात्सल्य सम्राट जो माने जाते हैं वो कौन हो जाएगा सही उत्तर? जी हाँ, विकल्प सी सही हो जाएगा, सूरदास। देखिए सबका एक बार रिवीजन कर लीजिए। मैं आपको बता चुका हूं, जैसे वात्सल्य सम्राट सूरदास, उसी प्रकार हिंदी का एडिशन बालकृष्ण भट्ट, जातीय कवि कौन है? तुलसीदास, हिंदी साहित्य का सूर्य सूरदास, समन्वयवादी कवि तुलसीदास, कवियों का कवि शमशेर बहादुर सिंह और लोक नायक जयप्रकाश नारायण। सब याद रखिए और अच्छे से आप देखिए कि आपको याद है कि नहीं। मैंने मौखिक बताया आपको अभी। 77वां प्रश्न है और जायसी का जन्म स्थान पूछा गया है। विकल्प देखिए, राजापुर बांदा, बी सीही, सी जायस और डी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। तो देखिए विकल्पों के साथ मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। जैसे सबसे पहला जो विकल्प है राजापुर बांदा, ये तुलसीदास का जन्म स्थान है। दूसरा विकल्प है सीही, सीही में किसका जन्म हुआ बताइए? आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, सूर, तुलसी, जायसी, तीन विकल्प मैंने दिया, बताइए सीही में किसका जन्म हुआ? हालांकि मैंने बता ही दिया। और अंतिम विकल्प है जायस, तो जायसी का जन्म किसमें हुआ? विकल्प सी उत्तर होगा। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। सी ही बताइए कमेंट बॉक्स में किसका जन्म स्थान है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तो ये देखिए, सभी महत्वपूर्ण लेखकों के जन्म स्थान को मैंने यहां लिखा है। ध्यान रहे कि जन्म स्थान पूछा जाता है परीक्षा में। तो देखिए बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान कहां है? इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजस्थान जयपुर, कांगड़ा, राजस्थान जयपुर, ये इनका जन्म स्थान है। कांगड़ा हिमाचल प्रदेश पर मैं आपको आऊंगा अभी। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक स्थान से क्या संबंध रखते हैं गुलेरी जी। जयप्रकाश नारायण का जन्म स्थान है सिताब दियारा, सिताब दियारा। सूरदास का जन्म स्थान कहां है? सीही, अभी मैंने पूछा था आपसे। तुलसीदास राजापुर बांदा उत्तर प्रदेश और जायसी जायस। तो देखिए ये सब जन्म स्थान है, एक साथ मैंने लिखा है, अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे तो कभी भी परीक्षा में आपको गलत नहीं होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। और लोक नायक की उपाधि किसको दी गई है बताइए? कुछ देर पहले मैंने आपको बताया है। ए जयप्रकाश नारायण, बी बालकृष्ण भट्ट, सी सूरदास और डी जायसी। तो लोक नायक कहते हैं किनको? संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था 1974 में पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण को लोक नायक की उपाधि दी गई। तो जयप्रकाश नारायण इसका उत्तर होगा सही। अगला प्रश्न है 79। 1974 में, देखिए प्रश्न से भी प्रश्न बनता है इसलिए इस पर भी ध्यान रखेंगे कि 1974 ईस्वी में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? 1974 में जयप्रकाश नारायण ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया? विकल्प देखिए, किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, मुंडा विद्रोह और 1857 का विद्रोह। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगला प्रश्न और बहुत आसान सा प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियां लिखी? विकल्प ए 3, विकल्प बी 30, विकल्प सी 5 और विकल्प डी 8। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने 3 कहानियां लिखी। कौन कौन? सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था। देखिए गुलेरी जी के बारे में जो भी प्रश्न परीक्षा में इस बार आ सकते हैं वो मैंने लिखे हैं। सबसे पहले तो आप देखिए 1883 1883 में इनका जन्म हुआ राजस्थान में, लेकिन इनका निवास स्थान, अभी जैसे हमने पढ़ा था तुलसीदास का स्थायी निवास काशी में था, जन्म हुआ बांदा उत्तर प्रदेश में। उसी प्रकार चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ राजस्थान में, लेकिन इनका मूल निवास हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा नामक स्थान में गुलेर जगह पड़ता है, इसलिए कहलाए गुलेरी। इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला, खेतड़ी के नाबालिग राजा जयसिंह के अभिभावक बनकर ये मेयो कॉलेज गए थे और इनकी एक पत्रिका है जिसका नाम है समालोचक। ये 3 कहानियां, सुखमय जीवन,
बुद्धू का कांटा और उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष भी याद रखना है 1915। कब हुआ? 1915। तो टोटल 3 कहानियां लिखी, सभी बातें आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे। देखिए अगला प्रश्न है, और मोहन राकेश के बचपन का नाम पूछा गया है। इससे पहले सत्र में मैंने आपको बताया है। मोहन राकेश के बचपन का नाम ए राम बोला, बी बाउल, सी मदन मोहन गुगलानी और डी नन ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ क्या है? मोहन, और यहाँ क्या है? मोहन। तो मोहन राकेश का बचपन का नाम है मदन मोहन गुगलानी। आप जानते हैं राम बोला तुलसीदास के बचपन का नाम है, और बाउल जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम है। यह भी आपको ध्यान रखना है। तो हम आ चुके हैं 82वें प्रश्न पर, और पूछा गया है निम्न में से किस कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख किया गया है? गैंग्रीन का उल्लेख आप याद कर पा रहे होंगे। ए उसने कहा था, बी रोज, सी रस्सी का टुकड़ा और डी तिरीच। सबके लेखकों के नाम याद आ रहा है? रस्सी का टुकड़ा के लेखक कौन है? गाई डी मोपासा। रोज अज्ञे, उसने कहा था गुलेरी जी, तिरीच उदय प्रकाश। तो गैंग्रीन नामक बीमारी का उल्लेख किया गया है अज्ञेय की रचना रोज में। अगला प्रश्न है, और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, इसमें पत्रिका तार सप्तक नामक जो पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे? तार सप्तक के संपादक कौन थे पूछा गया है। विकल्प दिया गया है बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और अज्ञेय। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा तार सप्तक के जो संपादक थे वो थे सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके साथ साथ विकल्पों पर अगर गौर करेंगे, अगर पूछेगा कि हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है, हिंदी प्रदीप, तो लिखेंगे बालकृष्ण भट्ट। हिंदी प्रदीप किसकी पत्रिका है? बालकृष्ण भट्ट की। और वहीं पूछेगा कि समालोचक किसकी पत्रिका है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की पत्रिका है समालोचक। और तार सप्तक से आप परिचित हो गए, अज्ञेय इसके संपादक हैं। और अगला प्रश्न है, जन्म कब हुआ था ये पूछा गया है। देखिए किसका जन्म पूछा हुआ है? भगत सिंह का। विकल्प दिए गए हैं 1902 ईस्वी, 1907 ईस्वी, 1908 ईस्वी और 1911 ईस्वी। तो मैंने आपको ट्रिक बताया था, जय भगत, याद करिए, जय भगद। तो क्या बताया था मैंने ट्रिक जय भगत में? 278। क्या बताया था बताइए? 278 जय भगत, 278 जय भगत। जैसे देखिए 1902 जयप्रकाश नारायण, 1902 में किस जन्म हुआ? किसका? जयप्रकाश नारायण का। अगर पूछेगा 1907 में किसका जन्म हुआ, तो भगत सिंह का जन्म हुआ 1907 में। और पूछेगा 1908 में किसका जन्म हुआ, तो बताएंगे किसका? दिनकर का जन्म हुआ, रामधारी सिंह दिनकर। और 1911 में किनका जन्म हुआ, तो अज्ञेय। 11-13 मैंने बताया था, याद करिए। रोज, अगला प्रश्न है कि रोज कहानी की जो नायिका कौन है? देखिए मालती, रत्नावली, पार्वती देवी और प्रभावती देवी। सबसे परिचित हैं आप, मालती, रत्नावली, पार्वती देवी और प्रभावती देवी। तो जो नायिका है रोज की वो कौन है? जी हाँ, मालती। आप जानते हैं कि 3 प्रमुख पात्र हैं, मालती, महेश्वर और टीटी। तो रोज कहानी की जो नायिका है वो कौन है? मालती। रत्नावली कौन थी? रत्नावली थी तुलसीदास की पत्नी, का नाम था रत्नावली। पार्वती देवी बताइए, याद आ रहा है आपको? बालकृष्ण भट्ट के माता का नाम था पार्वती देवी। इसी प्रकार आप बताइए कि प्रभावती देवी कौन थी? विकल्प में आप बताइए याद करके। यहां देखिए मैंने लिखा है कुछ महत्वपूर्ण नाम, जैसे कि पार्वती देवी किसकी माता का नाम था? बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम क्या था? पार्वती देवी। और पिता का नाम क्या था? बेणी प्रसाद भट्ट। उसी प्रकार फूल रानी जयप्रकाश नारायण के माता का नाम था फूल रानी, और जयप्रकाश नारायण के पिता का नाम था हरसु दयाल। जयप्रकाश नारायण की पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। मैंने पूछा था अभी आपसे कुछ क्षण पहले, जयप्रकाश नारायण की पत्नी नाम क्या था? प्रभावती देवी। उसके बाद देखिए एक महिला है मनरूप, ये रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर की माता का नाम है मनरूप और पिता का नाम है रवि सिंह। और हुलसी
तुलसीदास की माता का नाम है हुलसी और तुलसीदास की पत्नी का नाम है रत्नावली। देखिए 5-6 महिलाओं का जिक्र मैंने कर दिया है। इस प्रकार से आपको जोड़ के पढ़ना है कि बालकृष्ण भट्ट की माता का नाम पार्वती देवी, दिनकर की माता का नाम मनरूप, तुलसीदास की माता का नाम हुलसी। इस प्रकार से जब आप पढ़ेंगे, याद करेंगे, एक्टिव रिकॉल करेंगे, तब आप परीक्षा भवन में अच्छा कर पाएंगे और ऑप्शन को भी एलिमिनेट कर सकते हैं आप। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न है और 86वां प्रश्न है। देखेंगे आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और सभी परीक्षा में आने वाले हैं, तो आप सब इसको याद कर लेंगे जिनको याद नहीं है। ठीक है, और अगला प्रश्न क्या है कि जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? जयप्रकाश नारायण मार्क्सवादी कब बने? 1915, 1924, 1974, नन ऑफ दीज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1924 ईस्वी। 1924 ईस्वी। और 1974 में ही इन्होंने पटना के गांधी मैदान में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था, आप जान रहे हैं। और 1915 ईस्वी से आपको कुछ याद आ रहा है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915 ईस्वी। उसने कहा था का प्रकाशन वर्ष कब है? 1915 ईस्वी। बढ़ते हैं 87वें प्रश्न पर, और ये उसने कहा था से है कि पलटन का विदूषक कौन था? जो कॉमेडियन कहते हैं इसको आप। पलटन का विदूषक कौन था? लहना, हजारा, वजीरा और बोधा सिंह। तो पलटन का जो विदूषक था वो कौन था? जी हां, वजीरा सिंह। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? विकल्प है अमेरिका, अमृतसर, इंग्लैंड और नन ऑफ दीज। तो जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा गया है। तो क्या आप याद कर पा रहे हैं कि अमृतसर नामक स्थान का जिक्र किस कहानी में है? जी हाँ, अमृतसर नामक जो स्थान है वो है उसने कहा था में जिक्र है। ये परीक्षा में आ सकता है कि अमृतसर कहानी का संबंध किस, अमृतसर नामक स्थान का संबंध किस कहानी से है? तो उसने कहा था से है। और जयप्रकाश नारायण को अमेरिका का दलाल कहा जाता है। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है कि गुलेरी जी की कौन सी रचना नहीं है? देखिए हड़बड़ाना नहीं है, पूरे प्रश्न को ध्यान पूर्वक आराम से पढ़ना है। जो प्रश्न आसान लगे उसको 2 बार पढ़ना है, क्योंकि वही गलत होगा एग्जाम में आपका। जो प्रश्न कठिन लग रहा है वो गलत हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन जो प्रश्न आपको आ रहा है तो उसको आपको 2 बार क्रॉस चेक करना है कि हड़बड़ी में कहीं गलत तो नहीं हो गया। तो दिया गया है कि गुलेरी जी की रचना नहीं है। विकल्प देख रहे हैं आप, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा, उसने कहा था और हारे को हरिनाम। तो आप जानते हैं कि गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी, सुखमय जीवन और बुद्धू का कांटा जिसका प्रकाशन वर्ष 1921 ईस्वी है, उसने कहा था जिसका प्रकाशन वर्ष 1915 ईस्वी है। तो उत्तर हो जाएगा हारे को हरिनाम। और हारे को हरिनाम जो कृति है वो रामधारी सिंह दिनकर की है, ये भी पता होना चाहिए। अच्छी तैयारी तभी होगी जब आपको ये भी पता हो कि हारे का हरिनाम किसकी कृति है। और आज के सत्र के अंतिम प्रश्न पर हम आ रहे हैं। आप जरूर अपना मूल्यांकन कर रहे होंगे और सभी बच्चे प्रश्न को लिखेंगे। मैंने आपके लिए लिखा है, तो जब मैं लिख रहा हूं तो आपको भी अपनी कॉपी में नोट करना है। और अंतिम प्रश्न, आसान सा प्रश्न, बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? आप जानते हैं आधुनिक काल के रचनाकार हैं। और विकल्प आप देखेंगे भक्ति काल, रीति काल, द्विवेद युग और भारतेंदु युग। तो आधुनिक काल के भारतेंदु युग के कवि हैं कौन? जी हाँ, बालकृष्ण भट्ट। तो परीक्षा की तैयारी आप ठीक तरीके से कर रहे होंगे। आज के सत्र में इतना ही, धन्यवाद।